हेलो ममता। गुड आवाज मॉर्निंग आ रही सर। है? आवाज आ हैप्पी रिपब्लिक ठीक है। डे सर। कैसे हो? अच्छा। चलो, तब तो स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा क्यों आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से जो है हमने ये क्लासेस रख ली हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है आज 26 जनवरी है, तो इस टाइम हम जो है नहीं रहेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशन कर लेना, लेकिन जो है ना, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। जी सर। चलो, तो जो है ना स्टार्ट करते हैं। सेलिब्रेट कर रहा हो गया होगा अब तो। हाँ, सही कह रहे हो आप। पर छुट्टी स्कूल का का चलता है 12 बजे तक। अब हम कौन से स्कूल स्टूडेंट। छुट्टी का तो एक बहाना भी तो चाहिए कि आज इसी आधार पर छुट्टी हो जाए, है ना। कल छुट्टी तो दी, कल क्या किया था। हाँ, यहाँ पर जो है ना, आज लगता है लाइव ही क्लास रिकॉर्ड बस करना पड़ेगा। चलो। नहीं आ रहा आज। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ सर। चलो। तो मैंने आपको बताया था वेरी फर्स्ट टाइम कि इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, मैंने होमवर्क भी दिया था कि भाई जो दादर नगर हवेली, दादर और नगर हवेली हवेली तथा दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, ये जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनका विलय एक्ट 2019, अधिनियम 2019। अच्छा ममता, एक इंटरेस्टिंग बात बता। देखो, जब तक जैसे ऐसे समझो कि पॉलिटी में आपने एक सुना होगा बिल और एक्ट, सुना है? हमने इकोनॉमी में हाँ सुना था सर। बिल और बॉन्ड। हाँ। तो पॉलिटी में बिल और एक्ट होता है। ये बिल और एक्ट क्या होता है दरअसल? देखो, ये समझो कि इसको याद रखने के लिए कि एक लड़का था, वो चक्कर लगा रहा था लड़की के, और वो प्रपोजल दे रहा था, प्रपोज कर रहा था, तो वो बिल है। और लड़की ने हाँ कर दिया तो एक्ट है, अधिनियम है। मतलब यहां कि राष्ट्रपति हाँ कर दे तो एक्ट है, लेकिन हाँ। जब तक पार्लियामेंट में कोई भी प्रपोजल मतलब लेके जाया जाता है कि कोई भी मसला, वो बिल है। बिल पारित होना। हाँ, तो अगर बिल पारित हो गया दोनों सदनों से और राष्ट्रपति यस कर दे, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई एक आदमी, प्राइवेट और पब्लिक, आगे पॉलिटी में बताऊंगा कि कुछ प्राइवेट बिल होते हैं, कुछ पब्लिक बिल होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि पार्लियामेंटेरियंस है, ठीक है, ए नाम का, वो जो है राज्यसभा में इसको क्या किया कि प्रपोज किया। अगर राज्यसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, तो फिर वो जो है लोकसभा में आएगा, और जब यहां से पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने यस कह दिया, तो फिर वही बिल क्या हो गया, एक्ट हो गया, अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यदि राष्ट्रपति ना, सिर्फ से राष्ट्रपति परमिशन ना दे तो सर फिर भी तो फिर वो लैप्स कर जाएगा। फिर लागू नहीं होगा सर। नहीं, फिर नहीं लागू होगा। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति से परमिशन मिलनी चाहिए। यस। राष्ट्राध्यक्ष है भाई राष्ट्रपति। बेशक भारत के राष्ट्रपति को दरअसल जो है ना पपेट कहा जाता है, रबर स्टैंप कहा जाता है, पर कुछ मामलों में जो है, जैसे कि याद है मैंने राज्यपाल को भी, राज्य में राज्यपाल को भी कुछ वैसी पावर है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति हैं, राष्ट्रपति को भी कुछ ऐसी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। तो यस हमें सर। जो है यहाँ पर जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये दोनों अलग अलग थे, तो इनका मर्जर, इनका विलय हमें पढ़ना है। देखो भैया, गृह मामलों के मंत्री जो है अमित शाह, गृह मंत्री, तो 26 नवंबर 2019 को
26 नवंबर 2019 को लोकसभा में दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको विलय को लेकर के एक बिल पेश किया गया था, एक बिल पेश किया गया था। और ये बिल जो है यानी 9 दिसंबर 2019 को क्या हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा हाँ कर दिया गया। तो क्या हो गया, अनुमति दे दी गई, यही बिल क्या हो गया, अधिनियम हो गया। तो जब अधिनियम, अगर यहाँ पे अधिनियम लिखा होता कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्ट लिखा है, यहाँ पर बिल लिखा होता, ठीक है, बिल लिखा होता, तो अभी राष्ट्रपति इसका मतलब पारित नहीं किया। लेकिन मैंने क्या है यहाँ पर लिखा है कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव यूटी विलय, यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019, एक्ट 2019, मतलब ये पारित हो गया है। तो राष्ट्रपति दिसंबर 2019 में इसको हाँ कह दिया। नवंबर में ये बिल जो है गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह हुआ करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि प्रपोज किया था लोकसभा में, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अब राष्ट्रपति ने हाँ कर दिया, तो ठीक है, विलय हो गया, मर्ज हो गया। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि अधिनियम जो है, ये जो एक्ट है, वो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, नगर हवेली तथा दमन और दीव, तथा दमन और दीव, दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का एक प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत। ये जो एक्ट मैंने ऊपर लिखा, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019, इसमें से इनको जो है विलय करने का प्रावधान है। इसके साथ साथ अधिनियम में केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इनके क्षेत्रों का विलय के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। मतलब इनके जो क्षेत्रों का मर्जर किया गया, तो मर्जर के लिए जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची में क्या किया गया, विलय किया गया। संविधान का अनुच्छेद 240 क्लॉज 1, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 240 क्लॉज 1, इसमें राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बनाने की अनुमति है। अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 कहता है कि जो राष्ट्रपति को हमारे इतना पावर है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनको रेगुलेशन बनाने यानी नियम बनाने की अनुमति है। इसमें से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को शामिल किया गया है। और अधिनियम में इन दोनों यूटीज के स्थान पर एक यूटीज हो गया, विलय होने वाले जो ये दोनों यूटीज के बाद एक यूटी यूनियन टेरिटरी बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की पहली अनुसूची में दोनों यूटीज को, दोनों यूनियन टेरिटरीज में एक एक लोकसभा का प्रावधान था। भाई 1955 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 के अंतर्गत, इसमें भी एक लोकसभा सीट थी और इसमें भी एक लोकसभा सीट थी, दोनों में एक एक लोकसभा सीट थी। अब विलय होने पर इन मतलब दोनों में अब है 2 लोकसभा सीटों के आवंटन के लिए अनुसूची में संशोधन किया गया है कि सीट अभी भी दोनों रहेंगी, विलय कर दिया गया है। अब मौजूदा यूटी से संबंधित कार्यों में जो सेवारत व्यक्ति जो है अस्थायी तौर से विलय होने वाले यूटीज के लिए कार्य करेंगे। जैसे कि मान लो कि कुछ लोग यहाँ पर काम करते थे, कुछ यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब दोनों साथ मतलब मिलके काम करेंगे। और इस बिल में ये प्रावधान है कि विलय होने वाला जो यूटी है, वो जो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार इन पर लागू होगा, वो बॉम्बे यानी जो मुंबई हाई कोर्ट है, तो उसके अंतर्गत ये वाला एरिया आएगा। जैसे कि भाई कोई ना कोई एरिया किसी ना किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। जैसे मैं यूपी से आता हूं, तो यूपी वाला जो एरिया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव का जो क्षेत्र मतलब जो एरिया है, तो अगर यहाँ कुछ मसला होता है तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे, कौन से हाई कोर्ट जाएंगे, मुंबई हाई कोर्ट जाएंगे। तो मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये दोनों एरिया
आते हैं। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? एक चीज और, अभी बाद में फिर डाउट लूंगा एक साथ, थोड़ा सा ऐतिहासिक स्थिति इनका जानना जरूरी है। देखो बेटा, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लंबे समय तक जो है पुर्तगालियों ने शासन किया, एक लंबे समय तक यहाँ पर जो है पोर्टुगीज का शासन रहा है, और दिसंबर 1961 में दोनों को पुर्तगाली शासन से आजादी मिल जाती है। हम आजाद तो 1947 में हो जाते हैं, ध्यान रखना, पर हमारे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे एरिया जिनको मतलब लास्ट में बहुत बाद तक में जो है क्या हुए हैं, ये आजाद हुए हैं। तो ये जो दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है, इन दोनों को 1961 में, देखो कितने टाइम बाद, 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिलती है, मतलब पोर्टुगीज तब तक हमारे यहाँ शासन कर रहे होते हैं। और 1961 से 1987 तक जो दमन और दीव, ये वाला जो दमन और दीव और जो गोवा है, वो केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा था। परंतु 1987 में जब गोवा को राज्य बना दिया गया, तो इससे जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दमन और दीव। तो ये तो इसकी ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि है। कुछ वर्तमान स्थिति, तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात का अगर आप देखें ओवरऑल, मैं आपको मैप में दिखाऊं? सर दिखा दो मैं इसमें। चलो मैप में भी दिखा देता हूं। सर पुर्तगालियों ने कब से कब तक इस पर राज किया था सर, गोवा दमन पर सर? 1961 तक जो है ने इस पर राज किया है, 1961 तक, ठीक है। ओके सर। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव लोकेशन। ये आपको शो हो रहा है? नो सर। अच्छा, मैप नहीं शो हो रहा? आपको ये मैप शो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नो सर। अच्छा एक मिनट, जो है ना, बस लाइन पे रहिएगा, अब शो होना चाहिए। अब देखो शो हो रहा है? हो गया सर। हाँ, ये वाला एरिया आप देख रहे हो जहां पे ये जो रेड स्पॉट है, यहाँ पे जो रेड स्पॉट है, ये वाला एरिया जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे ये वाला एरिया देख पा रहे हो आप? दिख रहा है सर। यस सर। दमन इसमें लिखा है ना, दादर नगर हवेली एंड दमन लिखा है ना ये। तो यही जो है ना, यही गुजरात का, देखो ये आप देखो तो ये गुजरात है आपका, ठीक है। और यहाँ जो है इसका जो ये वाला एरिया है, जो पश्चिमी वाला एरिया है गुजरात के, पश्चिमी क्षेत्र हुआ ना, तो इसके जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो है अलग अलग सचिवालय है। दादर नगर हवेली जो है, हवेली में सिर्फ एक जिला है, और दमन और दीव में 2 जिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दादर नगर हवेली है इसमें से एक जिला है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। जैसे कि चलो एक जो है इस पे से दूसरा मैप निकालते हैं, और यहाँ पर गोवा वासी मतलब सॉरी पुर्तगीज का जो है बहुत लंबे समय तक कब्जा करके रखे हुए थे यहाँ तक। ये आपको शो हो रहा है? जी सर। एक मिनट, वही वाला ठीक था जो है, उस पे प्रॉपर शो हो रहा था, दिख रहा था।
चलो खैर, आप ये तो जान गए ना कि कहाँ पर जो है दादर नगर हवेली और जो है दमन और दीव है। जी यस सर। ठीक है, जी सर। चलो तो वापस हम आते हैं अपने तो यहाँ पर जो है इसकी वर्तमान स्थिति है, ये ध्यान रखिएगा। विलय का उद्देश्य पूछा जा सकता है, हालांकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उद्देश्य जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा कि भाई दमन और दीव और दादर नगर हवेली का अगर विलय कर देते हैं तो भाई जो सेवा है, जो सर्विसेज है, उसमें से दक्षता, जो इफिशियंसी है, उसमें सुधार होगा। और साथ में कागजी काम, जो काम काज है, तो अगर दोनों का विलय कर दिया जाता है तो इसमें कमी आएगी और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। अगर आपसे कोई पूछा जाए, मेंस में भी, सॉरी प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि इसके विलय के पीछे क्या उद्देश्य थे, तो बता रहा है या फिर आपको भी बताना है कि भाई जो कागजी काम काज थे, तो उसमें जो है कम करके दोनों में जो है एक केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को सेवाओं में आप बेहतर वितरण कर सकते हो। साथ में केंद्र सरकार ने अपने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का उनका जो एक ध्येय था, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसमें जो है विलय करने का एक उद्देश्य था। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में दो अलग अलग संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं होने से जो है बहुत अधिक दोहराव और सेवा प्रदान करने में असमता हो रही थी, तो इसके चलते विलय हो गया। तो इसमें से जो मैन पावर है उसको मिला करके एक बेहतर काम किया जा सकेगा, और साथ ही साथ इसमें से क्या होगा कि जो प्रशासन करने में सहजता होगी। तो ये सारी चीजें रही है। अच्छा, इस समय ये बता सकते हो कोई की कितनी यूनियन टेरिटरीज है? बारी बारी से पूछ लूं, बच्चों का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी। चलो ममता आप बताओ। सर 8। कौन कौन सा? दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। दादर एवं नागर हवेली। अब साथ में बताना है जो है दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव। जी। ठीक है, हाँ पिंक आपके पास आ रहे हैं। और चलो पिंक आप बताओ। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है, एंड चंडीगढ़ ठीक एंड है, दिल्ली, ठीक है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, देन पुडुचेरी ठीक है, एंड अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप अलग है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग है। लक्षद्वीप 8 हो गई सर। ठीक है ना? ठीक है, स्टेट कितने हैं? सर 28। ठीक है। देखो लद्दाख को अभी उसमें हम पढ़ाएंगे, आगे आऊंगा कि लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को जो है घोषित करके 31 अक्टूबर से ये प्रभावी हो गया था, 31 अक्टूबर 2019 से। तो इसको जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अपने आप में जम्मू कश्मीर जो है स्टेट हुआ करता था, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और दोनों को यूटी घोषित किया गया। ठीक है, दोनों को यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अभी हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें हो गई। अब एक अगला मुद्दा था, हमें जो इनर लाइन परमिट जो है, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट का मणिपुर राज्य में विस्तार, मणिपुर राज्य में विस्तार। देखो बच्चे लोग ध्यान से एक चीज सुनिएगा, ये चर्चा में क्यों रहा वो मैं बता देता हूं, और फिर ये है क्या दरअसल। देखो चर्चा में रहने के पीछे क्या था कि जब हमारी उस समय जो राष्ट्रपति कोविंद साहब नहीं थे, सॉरी कोविंद साहब थे, मुर्मू जी नहीं थी, तो दिसंबर 12 दिसंबर 2019 की बात है ये। एक आदेश के द्वारा जो ILP है, इनर लाइन परमिट है,
इसका बात किया गया कि भाई जो मणिपुर राज्य में, इसको मणिपुर राज्य में भी विस्तार कर दिया जाए। और आईएलपी में आने वाला मणिपुर दरअसल जो है चौथा राज्य हो गया जहां पर आईएलपी लागू है, तो इसका विस्तार कर दिया गया। वहीं नागालैंड में जो है आईएलपी इनर लाइन परमिट व्यवस्था को जो है दीमापुर तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और ये एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से किया गया है, कोई संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया है। अब राज्य का वाणिज्यिक केंद्र जो है दीमापुर ही केवल मतलब जो है एक ऐसा जिला था जो आईएलपी व्यवस्था के तहत नहीं आता था, लेकिन उसको भी उसमें से आईएलपी में शामिल किया गया है। तो भाई आईएलपी है क्या? मैंने आईएलपी बताया कि आईएलपी में शामिल कर दिया गया है 4 राज्य जो है, मणिपुर को शामिल किया गया तो आईएलपी में 4 राज्य हो गए, ठीक है। नागालैंड वाला जो दीमापुर को शामिल करके पूरे नागालैंड को आईएलपी में शामिल कर दिया गया है। तो ये आईएलपी होता क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो, और क्यों जरूरत पड़ी। क्या वाकई में आज आईएलपी की इनर लाइन परमिट की जरूरत है? आईएलपी मतलब इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो इसको मैं आईएलपी शॉर्ट में बोलता हूं। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो ये कि क्या है आईएलपी। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है। ये जो इनर लाइन परमिट है ये एक यात्रा दस्तावेज है, लिख लेना कहीं, यात्रा दस्तावेज है जिसे सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करता है ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सके। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि भाई अगर आप नागालैंड जाना चाहते हो तो सबसे पहले कि आपको वहां के प्रशासन से एक जो है परमिट लेनी पड़ेगी। आपको बताना होगा क्यों जाना चाह रहे हो, कितने दिन तक रुकोगे, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। और ये आईएलपी अपने नागरिकों के लिए होता है। हम भारतीय हैं तो हमारे लिए ये आईएलपी की व्यवस्था है। तो दरअसल कोई क्षेत्र जो संरक्षित है, तो संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए हमें राज्यों से परमिट लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। अभी मैं बताऊंगा कि आखिर हमें क्यों परमिट लेनी होती है, कुछ खास वजह तो होगी। हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी भारत में कहीं भी घूम सकते हो। हाँ सर, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, जो ट्रक जाते हैं सामान के, उन पे लिखा हुआ था ना ऑल इंडिया परमिट, या परमिट लेना पड़ता है उनको। नहीं वो अलग बात है, वो तो उनका वो अलग जो मतलब ट्रक में जो लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, वो बात अलग चीज है, ठीक है। यहां पर मान लो कि जैसे अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी जो है क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो भारत में, ठीक है, बोलता है ये। लेकिन आप अब बताओ कि अगर नागालैंड जाना चाहते हो और जा रहे हो और आपको बॉर्डर में रोक लिया गया और आपसे पूछा गया कि कहां, तो आप कहोगे कि देखो भाई हमें तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आजादी है, क्या हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। हाँ सर। तो फिर आपसे वो कहेगा कि ये बात सही कह रहे हो, पर ये जो है मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो बोलोगे कैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये क्या चीज है। तो आईएलपी व्यवस्था वाले राज्यों में देश के दूसरे राज्यों के लोगों को अनुमति लेनी होती है। दरअसल ये जो है, मैंने अभी आपको उस दिन भी बताया था कि छठी और 5वीं अनुसूची का क्या मसला है। हम छठी अनुसूची के अंतर्गत जो 4 राज्य थे, तो हम उनके राज्यों के कुछ एरिया को अनुसूचित बना रहे थे। उसके पीछे क्या कारण था, कोई बता सकता है? अरे हमने बताया था कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो क्या कारण था बताओ। अरे सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं कोशिश करूंगी बताने की। चलो देखो मैं ही बता देता हूं। मैंने कहा कि हमने छठी अनुसूची के अंतर्गत जो हमें कुछ राज्य थे, उन राज्यों को हम कुछ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते थे, स्वायत्त, और उनको बना मतलब डिस्ट्रिक्ट बना के उनके प्रशासन चलाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था कर सकते थे। यहां पर जो है आईएलपी का मसला क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज मत कहो, जो यानी एसटी है, तो अनुसूचित जनजातियां हैं, खास करके जनजातियां हैं, तो उन जनजातियों का अपना एक क्या है कि एक कॉमन इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ इतनी विविधता है,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनको ये लगता है कि बाहर से आके कोई भी व्यक्ति उनको क्या कर दे कि किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि मतलब उनको बाहर हटा दे या फिर कुछ ऐसा कर दे। तो एक तरीके से उनको संरक्षण करने के लिए ये बात मतलब ये व्यवस्था करी जाती है। तो वर्तमान में जो आईएलपी की व्यवस्था है, इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट है इसके 4 राज्यों में, 4 राज्यों में कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, और इसके साथ साथ मणिपुर में, और मणिपुर के साथ नागालैंड में। अगर आप यहां जाना है इन राज्यों में यात्रा के लिए तो इनर लाइन परमिट जरूरी है। अगर यहां जाना है तो आपको, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए क्या मसला होता है, ठीक है। अगर मान लो हम यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, मतलब यहां से नहीं, इन राज्यों से नहीं है, तो क्या होगा कि हमें जाने से पहले वहां एक दस्तावेज होता है, मतलब फॉर्म होता है, उसको अप्लाई करना होता है भर के, फिर वहां से हमें परमिट मिल जाती है, मैसेज आ जाता है फोन पे, और हमें डिटेल सारी भरनी होती है, तो मैसेज आ जाता है, तो हम फिर दिखा सकते हैं बॉर्डर में, जैसे हम एंट्री करते हैं चेक पोस्ट पे, तो हम दिखा सकते हैं कि देखो भाई हम इस उद्देश्य से जा रहे हैं, इतने दिन रुकेंगे और इसके बाद हम वापस हो आएंगे। तो इसकी एक निश्चित अवधि होती है आईएलपी की, ध्यान रखिएगा, और इसकी अवधि के खत्म होने के बाद जो है बाहरी निवासी यहां नहीं रुक सकते हैं। आप यूपी से गए नागालैंड, दीमापुर रुके, अब 15 दिन का आपका परमिट था, आप जो है 15 दिन हो गए, 15 दिन पूरे हो गए, अब एक दिन मन कर रहा है कि अभी यार कुछ क्षेत्र घूमने को रह गया है, तो एक दिन और रुक जाते हैं, तो नहीं रुक सकते। सर ये ठीक है, परमिट कौन है? ये राज्य जो है, राज्य का प्रशासन वो देता है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट संबंधित जो है राज्य सरकार के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आपको नागालैंड जाना है तो वहां से लेना पड़ेगा, मणिपुर जाना है तो वहां से लेना पड़ेगा, अरुणाचल जाना है तो वहां की सरकार से, तो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके लिए भौतिक या ऑनलाइन दोनों तरह से जो है आवेदन किए जाते हैं। भौतिक आप फिजिकली कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और इसमें यात्रा की तिथि, राज्य में जो है उस क्षेत्र का उल्लेख जहां पे जाना है, जहां इनर लाइन परमिट जो है होल्डर को यात्रा करनी है, वो सारा मेंशन करना होगा। और ठहरने की अवधि के अनुसार इनर लाइन परमिट जो है भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे पर्यटन के उद्देश्य से भी दिए जाते हैं, किराए के लिए हो गया, नौकरी करने के लिए, तो भाई नौकरी करना चाहते हो तो उसके लिए भी जारी किया जाएगा, तो ऐसा होता है। तो इनर लाइन परमिट के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एक 6 माह का एक रेगुलर परमिट कहते हैं, उसको अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसको अगेन एंड अगेन वो करवाना होता है, फिर उसको रिन्यू करवाना होता है, तो रेगुलर परमिट 6 माह का होता है। एक स्पेशल कैटेगरी परमिट होता है, वो 3 माह के लिए वैलिड होता है। एक टेम्परेरी परमिट होता है, घूमने उमने के लिए जाना है तो 15 दिन के लिए। और एक लेबर परमिट होता है, वो काम के अनुसार कि आप जो है काम क्या करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो है किया जाता है, ये परमिट दिया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पृष्ठभूमि जान लो। अगर आप पृष्ठभूमि नहीं जान पाओगे तो फिर इसको समझ पाना मुश्किल है। देखो भाई, आईएलपी की जो धारणा है, हमने जो है अंग्रेजों से ली, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत लाया गया। होता क्या था कि भाई इसके तहत जो बंगाल का जो पूर्वी वाला इलाका है, जो पूर्वी वाला हिस्सा है, ये इसमें बहुत जनजातियां रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा जनजातियों वाला एरिया था। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है निर्धारित क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बसने को प्रतिबंधित किया गया, विनियमित किया गया। ताकि देखो क्या होता है कि अगर जैसे आपने देखा है कि आप हिमाचल चले जाओ तो वहां पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में मैंने बताया ही कि आप जो है, अब भाई यूपी बिहार वहां तो जगह है ठीक ठाक है, लेकिन यूपी बिहार के भैया लोग गए और जाके वहां अपना अड्डा डाल दिया, तो भाई वो जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में होकर के, और वो एक दिन समाप्त हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। तो उनको संरक्षण एक तरीके से दिया गया, उनको सुरक्षा प्रदान करी गई ताकि बाहरी लोग जाके इनक्रोच ना कर सके। इसलिए जो है आईएलपी की व्यवस्था भारत सरकार भी करती है, लेकिन इससे पहले जो अंग्रेज भी थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था, तो उनको सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनने भी आईएलपी का व्यवस्था किया था, इस परमिट का व्यवस्था किया था, ताकि उनका संरक्षण हो सके। अब बताओ, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो।
अरे पूछिए अगर कोई डाउट है। सर सर, इस पर टैक्स भी लगता है क्या किसमें? परमिट पर? अगर हमें जाना है तो यात्रा कर ऐसे कुछ मतलब इसका कोई संबंध नहीं क्या, ये अलग है क्या? नहीं, तो इसमें टैक्स कोई वगैरह नहीं नहीं, लगता? इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। देखो सिंपल सा बेटा, ऐसे समझो कि आप जो है जब एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि यहाँ पर जो है जो एरिया को जो प्रोटेक्टेड बनाया गया है, यहाँ पर जनजातीय इलाके हैं। और मैंने बताया कि जनजाति जो है मतलब हमारा देश बहुत विविध है। उनका खान पीन, रहन सहन, उनके कस्टम्स, उनकी बहुत सारी चीजें हम सामान्य यानी जो है जो शहरी एरिया में रहते हैं जो सामान्य उनसे डिफरेंट है। अब उनको रिपब्लिक डे जी मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। तो उनको सुरक्षा देने के लिए कहा गया कि ताकि संरक्षित रहें। अब भैया अगर मान लो कि पूरा यूपी बसा दोगे तो 15 लोग हैं, ठीक है, तो 15 लोग गायब हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उनकी जो विरासत है वो कैसे संभाल पाएंगे? तो ठीक है कि आपको इसमें से कोई परमिट यानी पैसे के लिए नहीं ये कर रहे हैं, नहीं पैसे के लिए भी कर रहे होते तो लोग तो फिर जो है ना, ये एक रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मैं इकोनॉमी के अंतर्गत बताऊंगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं क्वांटिटेटिव होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे आप सामान भेजते हैं तो विदेश में क्या होता है कि कई बार हमारे सामान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई भी हम अपने मार्केट को, मोबाइल मार्केट को बहुत ज्यादा क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो हम चाइना के जितने भी चाइनीज फोन आ रहे हैं, हम कह दें जो आजकल लियोमी आप यूज कर रहे हो, जितने भी फोन हैं जियोनी वगैरह जो भी है, तो आप कह दो, आपकी सरकार कह दे कि इसमें से 200% का क्या लगेगा कि इसमें से चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। उनने क्वांटिटी इतना उसको महंगा कर दिया कि भारत आते आते 20,000 का फोन 50,000 का हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। एक क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भारत में आया सामान, चाइना का सामान आया, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा है ये पूरा चैप्टर है, तो सामान आया और हमने कह दिया कि भाई आपके यहाँ जो सामान बना है वहां पर लेबर्स का, जो जिन लेबर्स ने बनाया है उनका बहुत शोषण हुआ है, इसमें चाइल्ड लेबर यूज हुआ है, और हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर को लेकर के प्रॉपर कानून है, नियम है। तो ये क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हुआ। तो यहां पर जो है ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं, क्वालिटेटिव कह सकते हो कि क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। चाहता है, भारत सरकार चाहती है कि ये जो जनजातियां हैं उनका अपना जो हित है वो बरकरार रहे, अपने आप को वो संवार सकें, उनको संरक्षण करने के लिए व्यवस्था दी गई है। तो इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप जो है 5,000 दो तो 15 दिन का परमिट मिलेगा, 10,000 तो 20 दिन का परमिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा? ओके सर। ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन यूपीएससी बना भी सकता है। और परमिट लिखा है तो इसमें आपके दिमाग में भी आ सकता है कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में भाई पैसा, एक तरीके से पैसा बनाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो नहीं, ये उनको संरक्षण देने के लिए, पैसा बनाने के लिए तो फिर मतलब संरक्षण कैसे हो जाएगा? जो पैसे वाले तो ऑलरेडी जाएंगे ही ना, जाएंगे जिनके पास पैसा है, तो संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य क्या है? संरक्षण का है। तभी आपको डेट पेट सब लिख के जाना होता है कि आप इतने दिन रुकेंगे, ये काम करते हैं, इस क्षेत्र में रुकेंगे, सारा चीज। अब विदेशियों को देश के अंदर पर्यटन स्थल पर, जो विदेशी हैं, तो देश के अंदर पर्यटन स्थल पर यात्रा के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होती है, जबकि इनर लाइन परमिट की जरूरत जो है घरेलू पर्यटकों को होती है। हमें अगर इस क्षेत्र में जाना है तो आईएलपी मिलेगा, पर विदेशियों को तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अगर विदेशी जाना चाहेंगे तो उसको, और यहां पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में जरूर पैसा लगता है, ठीक है, तो उनको ये परमिट जारी होती है। हमें अपने लिए आईएलपी जारी होगा। जो फॉरेनर्स हैं, प्रोटेक्टेड एरिया आदेश 1958 के तहत राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा और दिए गए आदेश के तहत जो है परिभाषित इनर लाइन के मध्य के क्षेत्र को जो है प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। तो ये आपका आईएलपी का मसला है। ध्यान रखना, अब 4 राज्य हैं। मणिपुर को जो है 3 साल पहले
इसमें लाया गया था। पहले 3 राज्यों में था, अब मणिपुर भी इसमें जो है ILP में शामिल है। ये पूछा जा सकता है। नागालैंड का पूरा एरिया और कुछ मतलब जो राज्यों के, अब ये सभी राज्य मतलब जो 4 राज्य बताया तो पूरे राज्य में नहीं है, कुछ कुछ एरिया में है कि फला एरिया प्रोटेक्टेड है, तो यहां जाना है तो ये लेना पड़ेगा। तो बताओ यहां तक किसी प्रकार से कोई अगर डाउट हो? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो अगला हमारा जो इश्यू है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जे का जो समाप्ति किया गया वो पूछो। हाँ, ये 4 राज्यों के नाम बता दो, मैं बाहर चली गई थी, मेरी ड्यूटी थी ना। चलो ठीक है। सर आधा सेशन क्या 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 बोल रहे हो? सर मैंने आधा सेशन समझा ही नहीं, बाहर कोई आ गया तो मैं चली गई थी, ड्यूटी पर थी। अच्छा, हाँ 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। सिंपल से समझो, इन अगर भारतीय को ही जाना है तो ILP की जरूरत पड़ेगी, परमिट की जरूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो अगला है हमारा कि जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर आज से सारी क्लासेस वैसी रहेंगी। जम्मू और कश्मीर, और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई उसके लिए माफी चाहता हूं। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति, विशेष मेरी क्लास प्लीज डिस्टर्ब होगी। दर्जे की समाप्ति आपको मैं ये शेयर कर दूंगा। सर मुझे भी जो उसके मिलने वाले ज्यादा ही आ रहे हैं, बाहर की पुलिस आती है फिर। अच्छा, तो एक काम करो, जो है ना, मैं ये क्लास जैसे खत्म होगी तो 1-1.5 घंटा अपलोड होने में लगेगी, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। चलो बेटा, अश्विनी, सरिता और पिंक, ये चीजें अभी तक आपको समझ आई है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो, ILP से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक आया नहीं, जब से ILP आया तो तब से एक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। 3-3 साल में, 4-4 साल में क्वेश्चन पूछता है। सर ILP कब आया था? 1961 में? ILP 1961 में नहीं बेटा, जो है ना, ये नहीं पूछेगा कि ये कब आया। ठीक है, ओके सर। बस इसमें से ये पूछ लेगा कि ILP है क्या ये ILP सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, या कौन कौन से राज्य इसके तहत आते हैं। ठीक है, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे बताया कि भाई अंग्रेजों के टाइम पे जो है, जो बंगाल वाला एरिया था, जो ईस्टर्न फ्रंटियर था, तो उस पे भी जो है, वहां पर भी यही आबादी थी जनजातियों की, तो उनको संरक्षित करने के लिए एक परमिट की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, ओके सर। चलो, अब जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति को लेकर के, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, पृष्ठभूमि। प्रभा, आपने झंडा फहरा लिया? हाँ सर, आज एक्चुअली सर ऑफिस जाना था ना। हाँ नहीं, आज मैं समझ सकता हूँ, जो है आज सभी बच्चे मतलब 10 बजे तक, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि 10 बजे तक सबका काम निपट जाएगा। सर आ गए ना, अभी घर ही आए हुए। अच्छा, देखो, ये बात 1947 की है कि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ विलय, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ विलय का जो दस्तावेज, इसके तहत जम्मू कश्मीर जो देसी रियासत थी, यहाँ के राजा जो है हरि सिंह थे, तो जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। देखो, 552 रियासतें थी, 3 नाटक कर रहे थे। कौन कौन नाटक कर रहे थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। और हमारे पास तो जेम्स बॉन्ड थे, पटेल साहब। तो पटेल साहब ने क्या किया कि हैदराबाद गए, और हैदराबाद में निजाम को पता है, मतलब पटेल साहब गए थे, कहानी है कि पटेल साहब, वो सॉरी, जो निजाम है, निजाम का एक सिपा सलार था, उसने वो तान दी थी उनपे, मतलब माउजर तान दी थी, पिस्टल तान दी थी उनके ऊपर। उनने कहा कि कहाँ पे हो? मैं भारत का गृह मंत्री हूं और तुम रियासत के प्यादे, तो इसे चुपचाप कर लो, नहीं ऊपर देख लो एक बार। और ऊपर से जो है मतलब सेना मंडरा रही थी, तो बोले कि एक बार ऊपर जरा देखो, जैसे मूवीज में होता है ना, ये रियल में हुआ था। तो फिर जो है उनसे साइन वाइन करवा लिया गया,
लेकिन काफी कुछ हो रहा था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, पुलिस कार्यवाही। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, पुलिस कार्यवाही के माध्यम से जो हैदराबाद रियासत थी भारत को, उसको शामिल कर लिया गया था। और जूनागढ़ वाले में उनको तो बताया था, एक कुत्ता प्रेमी थे वो, इतना ज्यादा कुत्ता प्रेमी थे, उनकी कई बीवियां थी, बीवी भूल गई थी और कुत्ता ले गए थे पाकिस्तान। और बीवी चिल्ला रही थी कि भाई मैं छूटी जा रही हूँ, छूटी जा रही हूँ। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, कुत्ते को उन्हें उसमें भर लिया था। उनके पास 50-56 कुत्ते थे, उन्हें कुत्तों की शादी भी करवाई थी और पूरा एकदम दावत वावत भी करवाया था। तो इतने वो कुत्ता प्रेमी थे। बीवी रो रही थी, बीवी छूट गई थी और वो कुत्ता को ले गए थे। अब सोचो कि कितने बड़े कुत्ता प्रेमी रहे होंगे। तो वहां पर भी जो है ना, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पे साइन करवा के, और मतलब वहां रेफरेंडम हुआ था, एक तरीके से जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है। और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में हुआ था, तो उसको शामिल कर लिया गया था। अब बचा था ये जम्मू कश्मीर। और आज भी जो है ना, मतलब ये आप जान ही रहे हो कि जम्मू कश्मीर का क्या मसला है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत को, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी जो है दस्तावेज में विलय करके और भारत में शामिल कर लिया, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थी। अब देखो शर्तें क्या थी, वहां का राजा था हिंदू और जनता थी मुस्लिम। तो इसकी शर्तों के अनुसार, इस शर्तों के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के संविधान के आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन, विशेष दर्जा दिया गया था। यही विशेष दर्जा ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। देखो संविधान में सभी के लिए इक्वल, जितने भी राज्य, जितने भी मतलब सभी रियासतों के लिए सब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करके भारत का हिस्सा बनाया गया, एक सभी के लिए सामान्य बातें थी। पर जम्मू कश्मीर में कुछ मसले थे, कुछ इशूज आ रहे थे। तो इनमें एक स्वायत्तता, देखो क्या था कि आपको पता है कि जब जैसे हम आजाद हुए, तो आजादी के तुरंत बाद हमें पाकिस्तान से एक लड़ाई जम्मू कश्मीर के लिए करनी पड़ी थी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहां के जो लोकल लड़ाके थे, तो उनको मतलब उसका करके और इसने अटैक किया। और कुछ एरिया जो पीओके वाला है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला जो एरिया है, वो हमारा एरिया है, हम दिखाते भी है, लेकिन उसके जो है मतलब अधिकार, वो शासन कर रहा है, ठीक है। हुआ क्या था कि उसने अटैक कर दिया। अब वहां तो ठीक है, जनता तो भाई ज्यादा आबादी मुस्लिम थी। तो एक व्यवस्था करी गई कि भाई अगर इनको हमें बचा के रखना है, क्योंकि राज्य में देखो कब तक शासन, अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो आप लंबे समय तक सहयोग जो है, लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर जनता ही मान लो वहां की क्या हो जाए कि वो कर दे, आंदोलन कर दे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और जैसे आप सोचते हो ना कि हमेशा जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन की इसकी गलती, जो जम्मू कश्मीर की जो गलती है, मतलब नेहरू साहब को गलत ठहरा रहे हो, ये सब गलत है, टोटली बकवास है, ठीक है। ठीक है, उनसे कुछ एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हुई, लेकिन जो पूरी गलती आप जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्हीं को विलन ठहरा देते, वैसा कुछ नहीं है। और स्वायत्तता जो होती है, ये चीजों को फ्री सोचने का एक मौका, स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो भारत के संविधान में कहा गया कि भाई जो यहाँ के लोग हैं, वो थोड़ा सा मतलब हीलिंग उनकी हो जाए, ओवरऑल उनकी हीलिंग हो जाए, कि भाई अपने आप को एक बेहतर फील करें, अच्छा महसूस करें। तो संविधान का अनुच्छेद 370, तो एक व्यवस्था करी गई, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। क्या क्या स्पेशल प्रोविजन थे कि अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसके तहत भारत, मतलब इसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और जम्मू कश्मीर जो अनुच्छेद 370, तो जम्मू कश्मीर पर लागू है। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो सी है, ये कहता है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 है, इंडिया एंड इट्स स्टेट, और भारत के अंतर्गत ये पूरा भारत का ही क्षेत्र है ये पूरा, तो 370 पर ये अनुच्छेद 1 लागू होगा। नंबर 1 ये बात थी, मतलब कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता था, ये भारत के ही अधिकार क्षेत्र में था। नंबर 1 थी। नंबर दूसरा कि अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी,
इसके तहत संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर लागू हो सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो एक अधिसूचना जारी करके जो संविधान के जो कुछ और प्रावधान है वो यहाँ पर लागू कर सकते हैं। हालांकि ऐसे आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति लेना जरूरी है, कंसेंट लेना जरूरी है। और यही मसला बार बार आ रहा था 370 को बदलने के लिए कि जो संविधान सभा थी वहां की, तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, या वहां की जो मतलब सरकार है, जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल का कंसेंट, मेजोरिटी में कंसेंट होना चाहिए। अगर भारत के मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रावधान थे हमारे, तो हम उसमें लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो या तो जो संविधान बनाया था, तो जो संविधान सभा थी, तो वो इसको लागू करवा दे, राष्ट्रपति मतलब बोलेंगे, या फिर जो विधानमंडल है, वर्तमान जो सरकार है, अर्थात जो लोकतंत्र है, तो अगर जो हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि ये प्रावधान लागे, तो लागू हो जाएंगे, दैट्स इट। तो एक ये मसला था। अब देखो अनुच्छेद 370 क्लॉज 3, 370 क्लॉज 3, इसके तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 को अप्रभावी कर सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान था और यहीं से जो है मतलब लाभ उठाया गया। अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 ये क्या कह रहा है? देखो पहला क्या कहा कि इस पे 370 पे अनुच्छेद 1 लागू होगा, मतलब अनुच्छेद क्या है? यूनियन एट्स टेरिटरी, भारत और उसका राज्य जो है राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो पूरा, तो जम्मू कश्मीर भी उस पे है, ठीक है। 370 1D क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसके तहत संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की अधिसूचना पर लागू किए जा सकते हैं, लेकिन वहां की जो विधानमंडल है उससे जो है सहमति लेना होगा। अर्थात जो सरकार थी, पहले तो सरकारें थी, अभी तो अब जब से चुनाव नहीं हुए हैं, जब से 370 हटा, पर जो सरकार थी, मान लो कि जैसे कि 50 सीट है, ज्यादा थी उदाहरण के तौर पे, तो मेजोरिटी में अगर कोई प्रावधान हम संविधान का लागू करवाना चाहते थे जम्मू कश्मीर में, तो मेजोरिटी में उसको यस कहना, अगर यस कह देती है तो लागू हो जाएगा। ये ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर को। अदर मान लो कि यूपी में अगर भारत सरकार चाहती थी तो कौन, यहां तो मन कर गया तो लागू कर सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये मसला था। लेकिन ये 370 क्लॉज 3 एक जो है एक रास्ता निकालता था। इसके तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा 370 को अप्रभावी कर सकता है। ये जो 370 है, ये जो लड़ाई का जड़ था, इसको क्या है? अप्रभावी कर सकता है। लेकिन इन संदर्भों में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश जरूरत है। प्लीज ध्यान से समझना, राष्ट्रपति को 370 क्लॉज 3 ये पावर देता था कि इसको 370 को ये क्या कर दें? निष्प्रभावी कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन इससे पहले कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश जरूरी है, कि जो वहां विधानसभा है, जो संविधान सभा थी, उसकी सिफारिश जरूरी है। अगला कि 370 को अस्थायी माना गया जब तक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा गठित ना हो जाए और वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के संबंध में कोई अनुशंसा ना करते। अब यहाँ पर संविधान सभा तो मतलब नहीं है, जो ज्यादातर मेंबर थे वो निकल चुके थे संविधान सभा के। जब संविधान सभा बनाई गई तो ज्यादातर मेंबर निकल चुके थे। अब बचा कौन? विधानसभा। तो देखो जब 370 की समाप्ति करी गई तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी मतलब कहा जाता ना कि थोड़ा सा मोदी सरकार इसमें, ये मतलब एक बढ़िया कदम था, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उनने क्या किया कि पहले जो है आप संविधान जो है विधानसभा को भंग कर दो, ठीक है, भंग है, पावर सोन। अब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गवर्नर। तो गवर्नर से सहमति ले लो, तो ये रास्ता खुल गया। अब हालांकि देखना जरा कि अगर एक नियम जो कहता है, नियम एक जो प्राकृतिक नियम क्या कहता है, उस नियम के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, लेकिन आपको ऐसा लिखना उठना नहीं है, बस मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप मेरे घर में घुस रहे हो, तो कम से कम एक बार मुझसे पूछो तो
ऐसा तो नहीं कि अब हम सबको डिसमेंटल कर दोगे और फिर जो है हमारे जो व्यक्ति बैठा है, मतलब मान लो कि किसी भी प्रकार से वो हमारा, हम उसको ठीक है कहते हैं कि ये हमारा सर्वे सर्वा है। जैसे गवर्नर क्या होता है, वो हम तो ऐसे गवर्नर के घर में गवर्नर क्या है, दरअसल वो लोकतंत्र का, जैसे कि अगर मुख्यमंत्री बनाते हो तो भाई लोकतंत्र के माध्यम से वोट करके बनता है मुख्यमंत्री, लोगों का सहमति है। पर गवर्नर तो केंद्र सरकार का एजेंट है, गवर्नर तो केंद्र सरकार का एजेंट है, उसको थोड़ी ना पब्लिक चुनती है। तो अगर आपने अपना व्यक्ति मेरे घर में भेजा, बिठाया कि चलो थोड़ी सी नजर रखो और इन्हें बताओ कि कैसे काम करना है, और मुझे मेरे परिवार वालों को डिसमेंटल करके और आपने कहा कि देखो तुम्हें जो बिठाए हैं तुम ही सहमति दे दो कि इनके घर में घुसना है, कुछ ऐसे ही हुआ यहां पर। इंटेंशन ठीक था पर रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं था, साध्य ठीक था पर साधन ठीक नहीं था। गोल ठीक था कि जो 370 के चलते काफी कुछ ऐसी चीजें थी, और अब कितने लंबे तक ठीक है, स्वायत्तता हमने दी थी आपको हीलिंग करने के लिए, लेकिन क्या अभी 70 साल में आपकी हीलिंग नहीं हुई है? तो अब नहीं चलेगा। अब आप भारत में तो पहले से भी शामिल थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कुछ अलग प्रोविजन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है कि अब आपको जो है हमारी तरह एक जन सामान्य की तरह और वैसे ही ट्रीट करना होगा। तो आप इस स्वायत्तता का गलत फायदा नहीं उठा सकते हो। स्वायत्तता इस वजह से नहीं दी गई थी कि भाई आप इसे जीवन भर जो है 1000 साल रहो। स्वायत्तता इस वजह से दी गई थी कि 10-50 साल में आप अपने आप को हील कर लो, आप जन सामान्य की तरह जो है, मतलब वहां ऐसा लगने लगे कि ठीक है अब स्थिति ठीक है, पर आप इसका तो मिसयूज ही कर रहे हो। तो दरअसल जो है एक माध्यम, जो रास्ता था वो थोड़ा सा जो है ना, इनने ऐसा चुना कि पहले जो मेन है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई विधानसभा क्या है, सरकार क्या है, वो जनता के ही तो नुमाइंदे हैं, उनको आप डिसमेंटल कर दिया, सरकार भंग कर दो, और आपका ही एजेंट बैठा है उसे कह दो कि हमें सहमति दे दो। वैसे ही कुछ यहां पर हुआ था। तो 370 को अस्थायी माना गया, यह अस्थायी है, और जब तक कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा गठित ना हो जाए और वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के संबंध में कोई अनुशंसा ना कर दे, ये प्रावधान था। लेकिन जब संविधान सभा अब गठित होने की जो बात है उसको लेकर के वही विधानमंडल की बात हो रही है। हालांकि 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा अनुच्छेद 370 की समाप्ति की कोई अनुशंसा किए बिना ही विघटित हो गई। जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाया था, तो 370 की समाप्ति किए बिना वो विघटित हो गई, और जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति तथा अनुच्छेद 335 ए की समाप्ति, 335 ए की भी जो समाप्ति है, तो अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जे की समाप्ति कर दी जो है, और राष्ट्रपति ने कंसेंट ले ली किससे, गवर्नर से। सर 35 ए था या 335 था? नहीं नहीं, 35 ए, 35 ए, 335 ए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति और 335 ए की समाप्ति। हाँ 35 ए था। हाँ 35 ए था, 35 ए था। 335 बोल रहे हो? अच्छा 335 बोला हूँ, सॉरी। हाँ 35 ए, लिख तो मैंने 35 ए ही रखा था ना। ठीक है 35 ए है, 335 ए नहीं है। ठीक है चलो, अब इसके तहत जो है, अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान, जो कुछ प्रावधान नहीं लागू होते थे, अब इसकी समाप्ति हुई तो भारत के संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे, नंबर 1। तो इस प्रकार अब जो अनुच्छेद 35 ए है वो समाप्त हो गया, और इसके लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया गया, और अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 सब क्लॉज डी में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 370 के तहत संविधान सभा का आशय राज्य का विधानसभा और राज्य सरकार का आशय है, और राज्यपाल और उसका मंत्री परिषद ही वही क्या है कि उसकी विधानसभा है। एक जो है ना, क्या हुआ कि ये मसला आपको पता है, इलेक्शन था,
और इलेक्शन के बाद जो है ने बड़े बड़े वकील बुलाए मोदी जी ने और बोला कि बताओ कि इसे क्या किया जा सकता है। उनने कहा कि एक काम करो साहब, 370 को समाप्त करने के लिए, क्योंकि संविधान विधानसभा की कहीं बात नहीं हुई थी 370 के अंतर्गत, संविधान सभा की बात हुई थी, विधानसभा की बात नहीं हुई थी, विधानमंडल की बात नहीं हुई थी। अब संविधान सभा तो विकृत हो चुकी थी और 370 को बिना समाप्त किए अब कहां से लाओगे संविधान सभा। तो उनने कहा कि जो 368 है, अनुच्छेद 368, 67 नॉट 68, 368, तो अनुच्छेद 367 में परिवर्तन कर दो। 368 बोला था, सॉरी 367 है, ठीक है। 367 का क्लॉज 4 सब क्लॉज डी, इसमें एक व्यवस्था करी गई और इसके तहत अनुच्छेद 370 के तहत कहा गया कि जो संविधान सभा बार बार कह रहे थे ना, उसका मतलब विधानसभा है और गवर्नर और मंत्री परिषद। तो 370 वो संविधान सभा की बार बार बात हो रही थी, ये पहले से विकृत हो चुकी थी। तो इनने कहा कि 367 क्लॉज 4 सब क्लॉज डी में परिवर्तन करके 370 में आप पहले परिवर्तन करके ये बताओ और फिर 370 को डिसमेंटल कर दो। तो ये था क्या है उसकी समाप्ति का पूरा मसला। यहां तक बताओ कोई डाउट हो? ममता, अश्विनी? सर मैंने तो आधी क्लास समझी, आधी नहीं समझी। चली गई थी आप? सर बीच में आया तो बीच में से समझी। अच्छा चलो, मैं शेयर कर दूंगा, हर हाल में आज ही कर दूंगा। सर वो अपने वो आर्टिकल 5 और 6 बताया तो वो क्लास तो ली नहीं थी। 5 और 6? हाँ अभी तो मैंने 5 और 6 आर्टिकल पढ़ाया ही नहीं है सर, पढ़ा तो था। 5वीं और 6वीं अनुसूची बता रहे हैं सर वो। अनुसूची 5वीं और 6वीं अनुसूची नहीं पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ी थी सर। मैं बीच लिंक में शेयर कर दूंगा, शायद उस पे पढ़ा भी है, मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी तो सर की रिकॉर्डेड सेशन डाल देना। और हाँ हाँ इकोनॉमिक नहीं लिया था एक मैंने। ठीक है, मैं जो है ना करता हूँ, कर दूंगा, ठीक है। और एक सर इसके नोट्स भी डाल देना। और हाँ ठीक है, नोट्स भी कर दूंगा। हमारे यहाँ फ्लैग सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पिंग जा सकते हो, जा सकते हो। तो ये है, बस 1 मिनट जो है सभी बच्चे 5 मिनट में सुन लो कि ये मसला जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में जो 370 की समाप्ति कैसे कैसे समाप्ति करी गई, ये तो आपने जान लिया कि इसके पीछे जो है ना बहुत लाग लपेट किया गया, पहले परिवर्तन किया गया और फिर जो है 370 की समाप्ति कर दी गई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना लोग नहीं बोलते हैं कि चाणक्य है, वो मतलब बहुत बड़े वाले हैं, जान लो, ठीक है। अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 2019। अच्छा सही सही बताना, प्रेयर किसको अभी भी पूरी पूरी याद है? कौन सी वाली सर? अरे स्कूल में जो होती थी। सर याद है मुझे। मुझे भी याद है सर। आप लोग तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट होते थे। मैंने ना मतलब अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है ना वही प्रेयर करवाता है, ये बात सही है ना? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। मतलब सामान्य दशा में सर एक सीक्वेंस से कराते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारे स्कूल में ऐसा रहा होगा। हमारे स्कूल में जहां जहां मैं पढ़ा ऐसा था कि जो है ना मतलब पढ़ने में एकदम ठीक है, बढ़िया वाला, वही प्रेयर करवाता था। और प्रेयर मैंने इतना प्रयास किया पर याद ही नहीं हुई। प्रयास नहीं मैंने किया, कायदे से कहाँ प्रयास तो नहीं किया। और मैं प्रेयर मुझे ऐसी याद थी। आपके वहाँ हिंदी में नहीं होती थी? हिंदी में ही होती थी, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होती थी और मुझे दोनों याद नहीं थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आप लोग तफरी काटोगे, मुझे जो है ना राष्ट्रगान भी याद नहीं है पूरा।
Oh my God, सर Sonam. Very bad. सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं, याद होगा। याद है, मजाक कर रहा हूँ, पर जो है ना क्या हुआ, प्रेयर मुझे याद नहीं हुई। और प्रेयर को लेकर के जो है ना, जब लोग कहते थे ईश्वर बोल रहे होते थे, तो मैं भी जो है साथ साथ बोलता था, मतलब पीछे पीछे मैं जो है वो बबलिंग करता था। मैं सोचता था कि ऐसे ऐसे ठीक है। राष्ट्रगान का एक बार जो है ना मुझे बहुत मार पड़ी थी, 9th में था मैं। फिर जो है जब से मैंने तो ठीक हो गया, लेकिन रियलिटी यही है कि प्रेयर मुझे अभी तक याद नहीं हुई, राष्ट्रगान फिलहाल याद है। खैर छोड़ो। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है पुनर्गठन को लेकर के विधानसभा के साथ, प्लीज विधानसभा के साथ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर ये यूटी यूनियन टेरिटरी, ये राज्य था जम्मू और कश्मीर, तो विधानसभा यहां होगी। और इस बार जो 9 राज्यों में चुनाव होना है, लगता है कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है, मतलब मेरी ये मतलब फील हो रहा है कि शायद इस बार जो है चुनाव, जैसे जब एमपी के राजस्थान में जब चुनाव होना है तो वहां पर भी होंगे। तो मतलब जो है जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, विधानसभा रहेगी, यहाँ चुनाव होंगे। दूसरा है कि विधानसभा के बिना लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल, लेह ये डिस्ट्रिक्ट होंगे। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का एक शेष जो भाग है वो आएगा। तो इसमें से ये इसके राज्य के पुनर्गठन की कुछ जो है बातें हैं कि जो लद्दाख वाला एरिया जो ऊपर वाला है वहां पर विधानसभा नहीं होगी, जो कश्मीर जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर विधानसभा होगी। सर इसमें जो एक पॉइंट ये लिखा होता है, हाँ, कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर बाकी सब जिले सर इसमें शामिल होंगे, तो सर इसका क्या मतलब है? अरे देखो, कारगिल और लेह जिले इसमें होंगे, लद्दाख में होंगे, ठीक है। और इसको छोड़ करके जम्मू कश्मीर में जो बाकी का प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर में आएगा। अच्छा ठीक है सर। अरे लेह और जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख में आएगा। ठीक है सर। इनको छोड़ दिया जाए तो पूरे जेएनके में आएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि देखो दिल्ली में जो है एलजी होते हैं ना, तो कश्मीर में भी होंगे, यानी जम्मू और कश्मीर में भी होंगे और लद्दाख में भी होंगे। ठीक है। अब जम्मू और कश्मीर विधानसभा को लेकर के, तो अधिनियम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करता है और विधानसभा में कुल यहाँ पर 107 सीटें होंगी। इसमें से जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तानी कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों में जो पीओके वाला हिस्सा है, जो पाक जो है ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो उस वाले क्षेत्र में जो 24 सीटें रिक्त होंगी, 24 सीटें रिक्त, जैसे ही हम क्या कर लेंगे उस क्षेत्र को अपना वापस ले लेंगे तो उसमें फिर जो है इलेक्शन, यही पूरी व्यवस्था, तो 24 सीटें रिक्त होंगी। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें वो रिजर्व्ड हैं और उनकी संख्या पर बेस्ड होगी कि कितनी, जैसे कि होता है सामान्य दशा में। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, ये भी वहां व्यवस्था है। और अगर उन्हें ठीक मतलब लगे कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है नहीं है महिलाओं का, तो उनको पावर है।
विधानसभा की अवधि 5 वर्षों और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है 6 महीने में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलानी होगी, जो सामान्य दशा में होता है। और विधानसभा जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी हिस्से के लिए जो उससे संबंधित नियम कानून बना सकती है। और संविधान की राज्य सूची में विनिर्दिष्ट जो कुछ मसले जैसे पुलिस पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके, ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है केंद्र सरकार देगी। और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाली जो संवर्धित सूची है, तो उसमें कोई भी मामला, इसके अतिरिक्त संसद के पास ये पावर होगा कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित के लिए किसी भी मामले से रिलेटेड कोई कानून बना सकता है। मंत्री परिषद की बात करें तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्योंकि विधानसभा होगी, चुनाव होंगे, तो कुल संख्या का जो 10% जैसे कि दिल्ली में है, उतना मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्री परिषद उन मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता और सलाह देंगे जिन मामलों में विधानसभा को कानून बनाने का हक है, पावर है, शक्ति है। मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद के सभी फैसलों को जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएगी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो सारी जानकारी दी जाएगी। उच्च न्यायालय की बात करें तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का जो साझा हाई कोर्ट होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडवोकेट जनरल होगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को कानूनी सहायता भी देगा, हेल्प करेगा। विधान परिषद की बात करें तो जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद जो है वो समाप्त हो जाएगी। और विधान परिषद के भंग होने के साथ सभी जो लंबित जो बिल हैं वो भी लैप्स हो जाएंगे। जो बिल पहले से प्रपोजल थे वो अपने आप जैसे ही भंग होगी तो लैप्स कर जाएंगे। एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो एडवाइजरी कमेटी में जो है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के निगमों के स्टेटस और जो देनदारियों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो लद्दाख और कश्मीर JNK का मामला, बिजली और जल उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित मुद्दे को, जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मामले। और यह कमेटी जो है 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेगी और इसे 30 दिनों के अंदर उन सुझावों पे अमल करना होगा। ये एडवाइजरी कमेटी का जो केंद्र सरकार जो है कुछ उद्देश्यों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन करेगी। कानून के एक्सटेंशन की बात करें तो अनुसूची में 106 केंद्रीय कानून है जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित तिथि से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया जाएगा। इसमें आधार एक्ट 2016, भारतीय दंड संहिता 1860, शिक्षा का अधिकार 2009, ये सभी शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो है बिल जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के 153 कानूनों को रद्द भी कर देगा। जैसे ये प्रभावी हुआ तो रद्द हो गए। और 166 राज्य कानून जो है प्रभावी रहेंगे, कुछ जो कानून क्या है प्रभावी रहेंगे, कुछ रद्द हो गए। और 7 कानूनों को संशोधन करके लागू किया जाएगा। पहले सिर्फ जम्मू और कश्मीर के जो है स्थायी निवासियों की जो लैंड लीज की जो है की जा सकती है, और फिर संशोधन के बाद जो है ये पाबंदी हटा दी जाएगी। और कोई भी जो है जैसे संशोधन हुआ तो पाबंदी हटी और फिर कोई भी ये सारा सब कुछ मतलब आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। तो ये आपका जो है कश्मीर मतलब ये पूरा जो है कश्मीर का मसला निपट गया। उसकी जम्मू और कश्मीर में जो है धारा 370 का हटाना, ILP, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का मामला, ये हमारा पूरा होता है कंप्लीट। कल से हम पार्ट 2 नागरिकता पढ़ के आना, ये मैं क्लास शेयर कर दूंगा, इसका नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कल जो है हम नागरिकता, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि जो 4 मसले बताए थे इसी वजह से मैंने बोला था होमवर्क करके आना, क्योंकि ये करंट का मसला था, ठीक है। तो होमवर्क करके आओगे तो ये लिख लेना थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं नोट्स एक बार वापस से आपको जो है शेयर कर देता हूँ, बस लाइन पे रहे आप। तो आज क्या होमवर्क दिया हुआ है? आज कोई होमवर्क दिया नहीं है। अच्छा ओके, वो कल वाला वही कल परसों वाला है। हाँ देखो ये सभी को मैंने एक लिंक भेजा, इसमें जो 4 मसले हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, लिंक नहीं मैंने एक नोट्स भेजी है। सर अभी नहीं आया ग्रुप में, आ गया सर, आ गया सर, ठीक है। चलो पहुंच गया, तो यहीं तक रखते हैं सभी। और मैं इसे 1.5-2 घंटे, हाँ हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री क्लास में सबसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी
वरना होगी ठीक है। डेली क्लास, लेकिन हिस्ट्री वाली क्लास जो है सर शायद जो है एक वो चलाते हैं, तो वहां पर वो लौटे होंगे या नहीं लौटे होंगे, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, सर 12 बजे बाद लगवाना है हिस्ट्री की क्लास। 12 के बाद हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, देख बाकी लीजिए। मेरी 3 बजे वाली क्लास रहेगी, ये ध्यान रखना। मैं सर कर अगर पाऊंगी। सर अगर हिस्ट्री मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है तो किसी और टाइम पे करा दीजिए उसको। देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ? मेरे को छोड़नी पड़ेगी क्लास। ठीक है, बाय बाय।